आज हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स का NCERT चैप्टर 4 का 7th लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्विज़ दिया था, क्विज़ 4.6, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 2 पैरेलल इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स P एंड Q कैरिंग करंट 2 एम्पेयर एंड 4 एम्पेयर इन सेम डायरेक्शन। तो दो पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं P और Q और उसमें करंट 2 एम्पेयर 4 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। अब P एंड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो दोनों वायर के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है, गैप है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ P। मतलब हमको जो P वायर है उसके 20 सेंटीमीटर के सेक्शन पे फोर्स बताना है। और एक और चीज़ पूछी है, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स इफ द करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ठीक है, इसको बना लेते हैं पहले डायग्राम। दो इनफाइनाइट वायर हैं और इसके बीच में गैप दे रखा है 4 मीटर का। तो एक में करंट है, ये P मान लेते हैं इसको, और ये Q मान लेते हैं, और सेम डायरेक्शन में करंट है। और P में कितना करंट है, 2 एम्पेयर, और इसमें 4 एम्पेयर। तो हमको इसके P के ऊपर 20 सेंटीमीटर का सेक्शन है, उसके ऊपर फोर्स बताना है। 20 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं 0.2। 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। इतने सेक्शन के ऊपर फोर्स बताना है। तो ठीक है, हमको सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। फोर्स, हमको पता है कि दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है एक्चुअली ये। दिस इज लिख लेते हैं इसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स अपॉन लेंथ है, F अपॉन L। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो ये फॉर्मूला हमें पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, तो इसमें सारी वैल्यू डाल दे। पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 हमें पता है 2, I2 पता है 4 अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस 4 मीटर दे रखा है, तो 4 से 4 कट गया, 2 पाई से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा 4 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब हमें तो 20 सेंटीमीटर के सेक्शन पे फोर्स बताना है। तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू, मतलब इसको ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ फोर्स ही निकालना है। तो F इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -7। लेंथ को हम उधर ले जाते हैं तो L मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये L कितना है, 20 सेंटी, तो 0.2 है। तो 4 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -7, तो ये आ गया आपका 0.8 10 की पावर -7, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा उस 20 मीटर के सेक्शन पे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। और उसने एक और चीज़ पूछी है, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स इफ़ द करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो फोर्स क्या लगेगा। अच्छा, ये जो फोर्स है हमने पढ़ रखा है कि जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे जो F फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। फोर्स विल बी रिपल्सिव, फोर्स विल बी रिपल्सिव। देखो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा जितना हमने निकाला है, बस रिपल्शन लगेगा अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। फोर्स विल बी रिपल्सिव इफ करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस।
तो ये हमने कर लिया, क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉयल। मतलब एक कॉयल है, एक लूप है हमारे पास, एक सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर कैसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ। तो एक कॉयल है, तो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? देखो, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसे डाइपोल मोमेंट होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वैसे ही एक लूप का, करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लूप है, अगर इसके अंदर करंट है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो कैसे करेगी बिहेव, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो, जैसे हमने पढ़ रखा है कि एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ ये हमें पता है, ऐसा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे करके निकलती है और ऐसे घुसती है, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब 9th-10th में हम पढ़ चुके हैं सब, कि थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि इसकी कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ऐसे ऐसे करके निकलती है, तो ठीक है। अब जैसे ये लूप है, अगर मैं सर्कुलर लूप बनाऊँ, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो कैसे होती है? यहाँ से निकलती है करंट, अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से निकलेगी ऐसे, और ऐसे करके घुस जाएगी। यहाँ से निकलेगी, ऐसे घुस जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी लाइन्स होंगी ये। तो अब ऐसे हम एक कंपैरिजन, एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो लूप है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अप्रॉक्सीमेटली वैसी ही हैं जैसे बार मैग्नेट की हैं। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसके पास अब कुछ, आप आयरन का पीस लाओगे, कोई मैग्नेट लाओगे, तो उसकी तरफ ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। उसको या तो अट्रैक्ट करेगा तो रिपेल करेगा, जैसे बार मैग्नेट करती है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जैसे एक बार मैग्नेट का एक मोमेंट होता है, हर बार मैग्नेट का, क्योंकि मैग्नेट है तो उसका एक मोमेंट होगा। जैसे डाइपोल होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा है, तो उसका डाइपोल मोमेंट होता है। वैसे ही बार मैग्नेट का भी, हर मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन ये यहाँ पे ये मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वैसी ही हैं जैसे एक बार मैग्नेट के आसपास होती है। तो हम इसको एक मैग्नेट मान लेंगे, ठीक है। तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हम ऐसे डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, m, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल टू NIA, और एरिया जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? एरिया वेक्टर तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एरिया वेक्टर होता है एरिया के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ऊपर आ गया, और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे सेंटर पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही होगी। तो मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला ये है, तो एरिया वेक्टर जिधर होगा मैग्नेटिक मोमेंट भी उधर होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, सेंटर की बात करें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी, लेकिन एरिया वेक्टर तो ऊपर ही होगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर होगा। तो जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, NIA। अब इसमें m तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कॉयल। मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक कॉयल में अगर एक टर्न है तो N1 हो जाएगा, और अगर उसने ऐसे बहुत सारे चक्कर मार रखे हैं, ऐसे ऐसे करके कॉयल बना रखी है, पूरा गड्डी बना रखी है, तो वो जितने भी टर्न्स हैं उसके अंदर वो हमको रखने हैं वहाँ पे, वही नंबर ऑफ़ टर्न्स है, ठीक है। जैसे कि धागे की रील होती है और रील में धागा बांध रखा होता है, तो कितने चक्कर मारे होते हैं उसमें, बहुत सारे मारे होते हैं, हज़ारों, जितने भी मारे होंगे, वो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। तो ये, और I क्या है? करंट इन द कॉयल, करंट जो भी होगा वो, और A एरिया ऑफ द कॉयल है, B हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको बस इतना याद रखना कि हर लूप का कुछ ना कुछ उसके अंदर अगर करंट है तो उसमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ आएगा, अभी हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को
इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, वो घूमता है। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि किसी हमने किसी लूप को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये रहा 3D डायग्राम बना रखा है, एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप मान लेते हैं इसको, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये रखा हुआ है हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने बना भी रखा है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ में घुस जाती है, तो बीच में जो भी है स्पेस, उसमें हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया। अब जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगता है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल ही बोल सकते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया वो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, तो इसके ऊपर भी टॉर्क लगेगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसको भी टॉर्क लगना चाहिए। तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ है, बस वहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल था और यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और टॉर्क तो दोनों पे लगेगा। अब देख लेते हैं वो कैसे लगेगा, उसी की छोटी सी डेरिवेशन है। ये 3D डायग्राम है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वाले जो मैग्नेटिक पोल हैं वो रख दिए हैं, नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड और साउथ में घुसेगी। अब ये जो 3D डायग्राम है, ये हमने रेक्टेंगल बनाया है कोई रैंडम डायरेक्शन में, कुछ एंगल पे ऐसे समझ लो, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ऐसे करके घूम के जा रहा है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ है एल और ब्रेड्थ हो गई बी, और उसका कुछ एरिया वेक्टर होगा, एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो हमने उसको ऊपर बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें फोर्सेस का पता होना चाहिए। जैसे कि हमने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क निकाला था तो हमने फोर्स ही निकाला था सबसे पहले, तो इस पर भी हम सब पे फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले लेक्चर में हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था, जो कि था आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। तो वही हमें लगाना है इन चारों साइड के ऊपर, और उसके बाद हमको वो सब नेट वगैरह को निकालना है, फिर टॉर्क वगैरह निकालते हैं, पहले फोर्स निकालते हैं। तो ये लिखा हुआ जैसे फोर्स ऑन पी क्यू, तो पी क्यू जो साइड है उस पर फोर्स क्या होगा। अब आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा होगा, तो आई एल तो लेंथ हो गई और बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब ये एंगल देखना पड़ेगा कि जैसे इसको हम अब इसी डायग्राम को 3D में थोड़ा सा अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आप ये 2D वाला डायग्राम भी देख सकते हो। अगर साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा सिंपल। तो जो लूप है वो लूप हमको एक लाइन सा दिखेगा, क्योंकि वो पीछे की साइड छुप गई है। तो P और Q ये वाले पॉइंट है, मतलब P थोड़ा हमारी तरफ है और Q उसके पीछे है, और यहाँ पे जो है वो R, वो हमारा R तो पीछे की साइड है, और S जो है हमारी तरफ है, ठीक है। अब ये जो हमने PQ है, PQ जो साइड है, हम अगर साइड यहाँ से देखेंगे, साइड PQ वो हमको दिखेगी नहीं, तो पॉइंट्स ही दिखेगी कुछ, तो उसी के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, अब देखो कि ये जो PQ साइड है वो है अंदर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे हम समझ लो कि Z एक्सिस पे PQ है, तो Z एक्सिस और X एक्सिस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एल बी साइन 90, वही लिखा है, तो साइन 91 होता है, तो आई एल बी। तो फोर्स ऑन पी क्यू उसको हमने F1 मान लिया, तो आई एल बी आ गया, ठीक है। और उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो हमने वैसे देनी है आई एल क्रॉस बी से, तो एल क्रॉस बी जिधर आएगा उधर ही फोर्स F1 आएगा। तो एल क्रॉस बी कैसे करें, एल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये तो बाहर की तरफ है, Z एक्सिस की तरफ, देखो करंट आ रहा है ना इधर, करंट आ रहा है Q से P, तो इसको हम अगर यहाँ से देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली इस 2D डायग्राम में, तो बाहर की तरफ करंट आ रहा है। तो आप अपनी उंगलियाँ करिए बाहर की तरफ और उसको घुमाइए राइट हैंड की उंगलियाँ करिए बाहर की तरफ और उसको घुमाइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, तो ये F1 आ गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कहीं पे A क्रॉस B है, कहीं पे कुछ आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे डायरेक्शन निकालने का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था।
शायद पिछले लेक्चर में या उससे पहले, आप देख सकते हो। ठीक है, तो वही है, तो फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ एल क्रॉस बी लगा के। अब ये तो आ गया ऊपर। अब फोर्स ऑन आर एस, जो आर एस है इस पे फोर्स निकालते हैं। तो इसमें भी वैसी है, जो आर एस साइड है वो हमें दिख नहीं रही है, वो अंदर की तरफ है, तो उसमें करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो उसमें भी आई एल बी साइन थीटा लगाएंगे, और जो अंदर की तरफ है, अंदर हो गया वो माइनस जेड की डायरेक्शन। ठीक है, और इधर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं अभी भी, पर दोनों परपेंडिकुलर, तो साइन 90 आ जाएगा, आई एल बी हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ उंगलियां करो और बी की तरफ घुमाने की कोशिश करो, तो अपने आप अंगूठा नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे लग जाएगा फोर्स F2 ऑन आर एस साइड। ठीक है, तो ये आ गए दो फोर्स। अब तीसरा फोर्स देख लेते हैं, फोर्स ऑन क्यू आर। ये कितना है, ये कैसे निकालेंगे? ये रही साइड क्यू आर यहाँ पे, और इसको हम अगर साइड से देखेंगे तो क्यू आर वो साइड है जो कि इसी लाइन के पीछे है, छुपी हुई है, लेकिन है इसी के पैरेलल। ठीक है, मतलब इसी, मतलब किसके? पी एस, ये जो पी एस है, ये रही पी एस लाइन, इसी के पैरेलल है पीछे की साइड। तो अब इसमें करंट किधर जा रहा है? उस तरफ, करंट उस तरफ जा रहा है, मतलब इधर आर से क्यू की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा, एक मिनट देखता हूँ यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया। हाँ, यहाँ पे बनाया डायग्राम, नहीं वहीं से देख लेते हैं, ये तो टॉर्क निकालने वाला डायग्राम है। तो देखो यहाँ से जब करंट जा रहा है, कौन सा लिया था हमने? क्यू आर। तो आर से क्यू जा रहा है, तो आर से क्यू, ये तो हो गया हमारी एल की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही एल की डायरेक्शन होती है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अब मैं ऐसे ही बना लेता हूँ यहाँ पे, ये है करंट की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों का मतलब जो लेंथ है, जो ये वाली लेंथ है आर क्यू, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? ये तो ऑलरेडी देखो 90 है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो हम फोर्स लिखेंगे क्यू आर के ऊपर, F3 ले लेते हैं। आई एल बी, एल की जगह जो है वो लेंथ अब बी है, ब्रेड्थ। तो जो आर क्यू साइड है, या क्यू आर बोलो, कुछ भी बोलो, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ बी है, तो बी ले लिया हमने। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बीच में एंगल कितना है? एंगल है साइन 90, 90 प्लस थीटा है, तो हम साइन 90 प्लस थीटा ले लेंगे। और साइन 90 प्लस थीटा हमें पता है कॉस थीटा होता है, तो आई बी बी कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमने निकाल दिया फोर्स F3। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी, आप वही इसकी तरफ उंगलियां करिए, ब्रेड्थ की तरफ, जो ये जो एरो बनाया हुआ है, इस डायरेक्शन में ही करंट जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में लेंथ का वेक्टर होगा। तो उस डायरेक्शन में उंगलियां कीजिए लेंथ की डायरेक्शन में, और उसकी तरफ घुमाइए, किस तरफ? बी की तरफ। तो बी की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा अपने आप ही अंदर की तरफ आ जाएगा। अंदर मतलब मैंने बना रखा है यहाँ पे, जो फोर्स F3 है वो अंदर की तरफ है, मतलब क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, F3 अंदर की तरफ है, F3 आ जाएगा अंदर, होगा परपेंडिकुलर ही इसके, किसके? इस लेंथ के, ब्रेड्थ के, लेकिन अंदर की तरफ। अब आ जाते हैं दूसरे वाले फोर्स पे, जो चौथा बचा हुआ है, फोर्स ऑन एस आर। तो एस आर नहीं, एक मिनट, ये एस आर नहीं है, ये तो होना चाहिए एस पी फोर्स होना चाहिए, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो ये फोर्स ऑन एस पी साइड बची है, इस पे फोर्स क्या होगा? इस पे होगा वही फॉर्मूला, वही लगाना है, आई एल क्रॉस बी। तो एल जो है यहाँ पे वो अभी भी ब्रेड्थ है, तो एस पी की जो लेंथ है वो बी के बराबर हो जाएगी, आई बी बी। और साइन, अब एंगल कितना होगा? अब एंगल होगा, देखो करंट किस तरफ आ रहा है? पी से एस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैंने उसके लिए समझाया था, एक मिनट। तो इसमें जो करंट आ रहा है वो है पी से एस, तो ऐसे एरो बन जाएगा। अब ऐसा एरो हो गया, यहाँ पे एक मिनट रुकते हैं, यहाँ पे एरो की जगह यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो पी से एस करंट आ रहा है, तो वही डायरेक्शन हो जाएगी लेंथ वेक्टर की। तो अब एल क्रॉस बी, या मतलब बी क्रॉस बी जो भी होगा, ये एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? अब एंगल देख लेते हैं। करंट इस तरफ है, तो लेंथ वेक्टर भी इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? अब देखो ये एंगल
ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इसीलिए हमको साइन 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, बाकी सब तो वैसा ही है। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो आई बी बी कॉस थीटा। तो ये फोर्स आ गया उतना ही, F3 और F4 बराबर है और F1 और F2 भी बराबर है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी F4 की डायरेक्शन वही होगी, लेंथ की तरफ आप कर दो, लेंथ वेक्टर की तरफ उंगलियां करो और B की तरफ घुमाओ, तो आपका जो अंगूठा है वो अपने आप ही बाहर की तरफ शो करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट बना दिया F4 के पास। तो अब देखो यहाँ पे भी मैंने बना रखा है F4 जो है बाहर की तरफ होगा ऐसे। तो अब सारे फोर्स हमने निकाल लिए हैं, तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो F3 है और F4 है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और F1 और F2 ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिट हैं और बराबर हैं। ठीक है, तो ये तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसीलिए नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। ठीक है, लेकिन यहाँ से ध्यान से देखें कि ये जो दोनों फोर्स हैं F1 और F2, ये इस लूप को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि सेंटर के अबाउट टॉर्क लग रहा है, तो ये घूम जाएगा लूप, तो ये घूम जाएगा तो टॉर्क आएगा और वो टॉर्क हमको निकालना पड़ेगा। तो वो टॉर्क, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो वो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे वो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम और बनाया। ये जो है लूप उसी 2D फिगर से लिया गया है, थोड़ा बड़ा बना दिया। ये लूप है वो PQRS वाला जो कि हम साइड से देख रहे हैं, तो हमको ये सिर्फ ऐसे लाइन दिख रही है। एरिया वेक्टर तो ये रहा, और इस पर F1 और F2 ऐसे फोर्स लग रहे हैं, और F3 और F4 की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि वो तो सिर्फ सेंटर से ही पास कर रहे हैं। तो इसीलिए वो सेंटर से पास करेंगे, तो जो फोर्स सेंटर से पास करता है उसका कोई टॉर्क नहीं होता। लेकिन ये जो F1 F2 हैं ये साइड से पास कर रहे हैं, सेंटर से पास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका कुछ ना कुछ टॉर्क हो जाएगा। तो वही हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये घूमेगा अपने सेंटर के अबाउट। तो फोर्स जो है F1, इसकी जो लाइन बना दी हमने एक, इसी को एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, और यहाँ से पैरेलल डिस्टेंस देखेंगे कि ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा उसको हमने R ले लिया। ऐसा ही F2 जो फोर्स है उसकी लाइन बना दी हमने, और फिर उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से वो भी R हो जाएगा। ड्यू टू सिमेट्री दोनों ये डिस्टेंस बराबर होंगे, क्योंकि ये सेंटर है तो इतना लेंथ जो होगा वो b/2, और सेंटर से ये वाला लेंथ b/2 होगा क्योंकि ये पूरी लेंथ तो b है। और फिर जब ये थीटा भी सेम होगा तो सब कुछ सेम है, मतलब R भी सेम। अब यहाँ पे F1 हमको पता है, हम निकाल चुके हैं, ILB है और इंटू R हो जाएगा। तो टॉर्क हम निकाल रहे हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? F1 इंटू R प्लस टॉर्क दूसरे की वजह से क्या होगा? F2 इंटू R, और F1 हमको पता है ILB इंटू R। दूसरा वाला फोर्स जो F2 है वो भी उतना ही है, ILB इंटू R। और ये दोनों फोर्स इस लूप को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इन दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2ILB इंटू R। अब R कैसे निकालेंगे? R ये छोटा ट्राइंगल ले लो, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो b/2 ये है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ये वाला, जो कि b/2 cos थीटा है, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये टिग्नोमेट्री लगा सकते हैं सीधा सीधा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो टिग्नोमेट्री लगाएं तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू R अपॉन b/2। तो फिर वो b/2 उधर चला जाएगा तो R आ जाएगा, R इक्वल टू b/2 साइन थीटा। तो हम यहाँ पे R की जगह b/2 साइन थीटा रखेंगे। अब ये आ गया हमारा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होता है एरिया। अच्छा, 2 और 2 तो कट ही जाएगा, ये लोग काट दो उसको। तो L इंटू बी क्या होगा? एरिया। तो हमने इसको एरिया बना दिया, और ये IB तो मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया साइन थीटा। अब यहाँ पे एरिया तो ए तो एरिया हो गया। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो हमने पहले ले लिया था। अब इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, मतलब चक्कर मार रखे हैं, इसके लूप के बहुत सारे चक्कर डाल रखे हैं, तो यहाँ पे हम टॉर्क को लिखेंगे n, मतलब करंट की जगह ना n मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि अगर 100 टर्न है तो वो एक्चुअली 100 लूप, आप बोल सकते हो कि 100 करंट घूम रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही लूप है तो एक ही करंट घूम रहा है तो उसमें I आएगा। तो अगर बहुत सारे लूप हैं, n लूप हैं, तो
यहाँ पे n मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा हमारा NIBA sin थीटा। तो अब देखो हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है, वो क्या होता है NIA, अभी पढ़ चुके थे, अभी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या था किसी भी लूप का NIA, तो वही हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। NIA को मैग्नेटिक मोमेंट लिख लिया और B तो मैग्नेटिक फील्ड है, BMB sin थीटा हो गया। तो अब इसका हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जो B दोनों वेक्टर ही हैं और उसके साथ sin थीटा आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं M क्रॉस B। जैसे हमने टॉर्क निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, कितना निकला था PE sin थीटा, उसको हमने लिख लिया था P क्रॉस E, वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया M क्रॉस B। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा टॉर्क आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4.11 देखते हैं। इसमें बोल रहा है 100 टन क्लोजली वोन्ड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। तो हमको बताना है, पहला पार्ट है व्हाट इज़ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो उसने बोला कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें करंट इतना है 3.2, तो फील्ड बता दो सेंटर पे। तो बहुत ईजी सवाल है, तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, इसमें हमको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई, और एन भी लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। तो इसमें सारी वैल्यू डाल देंगे, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है म्यू नॉट, एन दे रखा है 100, आई दे रखा है 3.2 अपॉन 2 इंटू आर कितना है रेडियस 0.1 मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, बोल रहा है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो ये भी इजी है, इसको कर लेते हैं बी पार्ट। हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो वो क्या होता है NIA। तो n की वैल्यू हमें पता है 100 है और I है 3.2, और एरिया ऑफ द लूप, तो सर्कल है तो उसमें πr² लग जाएगा, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 10 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो करंट और एरिया का प्रोडक्ट है। अब दूसरा देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। आगे बोल रहा है द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस which coincides with its diameter। ठीक है, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field। ठीक है, तो ये सब इसने बता दिया है कि एक कॉइल है, उसको बना लेते हैं। चलो सी पार्ट, एक कॉइल है और उसका ये क्या देते रखा है यार, ये हाँ फ्री टू रोटेट इन, ये वर्टिकल प्लेन में है लेकिन फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो डायमीटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट वो रोटेट कर सकती है। ठीक, और अब एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है हॉरिजॉन्टल, सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल और इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, और रोटेट करता है कॉइल 90 डिग्री रोटेट करता है। तो हमें बताना है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी कुछ, एक्सिस क्या होगी, एक्सिस होगी जो कि इस सर्कल के, इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ ले लो बाहर की तरफ जहाँ मर्जी ले लो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसने बोल दिया कि जो एक्सिस है कॉइल की उसी के डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ ले लेते हैं और एक्सिस भी अंदर की तरफ हो जाएगा। तो जो भी है हमको टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क क्या होगा,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियली थीटा 0 है, तो टॉर्क हमें पता है क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अब इनिशियली थीटा 0 है, थीटा 0 पे क्या हो जाएगा, थीटा 0 एट इनिशियल पॉइंट। तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा यार, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और थीटा इक्वल टू फाइनल पॉइंट पे 90 डिग्री दे रखा है उसने कि फाइनली 90 पे चला गया, तो एट फाइनल पॉइंट तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आपका एम बी साइन 90। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमको पता ही है, अच्छा उसने ओके वैल्यू अलग दे रखी है। अब इसमें हमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या वही लेना है द कॉइल, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट वही लेना है हमको। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, अच्छा ये है, ठीक है, अच्छा सब कुछ तो वही है, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 2 टेस्ला, 2 साइन 90 तो 1 होता है, तो ये आ गया 20। तो टॉर्क हमारा 20 आ गया न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट। इसमें ये बोल रहा है व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल दे रखा है 0.1, ठीक है। वो बोल रहा है कि अब एंगुलर स्पीड बतानी है जब वो 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, ऐसे टॉर्क जब लग रहा है इसके ऊपर घूमते घूमते। तो कर लेते हैं इसको, देखो कि जब ये घूमेगा, ठीक है, टॉर्क तो लगेगा एम बी साइन थीटा। अब हम इसी से निकालेंगे ओमेगा अपना एंगुलर स्पीड। तो देखो ये जो पर्टिकुलरली ये वाला पॉइंट है, ये पार्ट है, इसमें ये थोड़ा सा इसमें 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स हो रखा है, तो इसीलिए थोड़ी सी 11th की नॉलेज ज़रूरी है, जिसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, एंगुलर स्पीड कैसे निकलती है, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। तो कर लेते हैं, देखो टॉर्क हमें पता है क्या है, एम बी साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क हमें पता है एक और चीज़ होती है आई इंटू एल्फा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है एम बी साइन थीटा। अब ये इसको हम लिख सकते हैं, हमें ओमेगा निकालना है, तो हमें पता है कि अल्फ़ा जो होता है ये होता है ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो इसको यहाँ रख देंगे आई इंटू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब इस डी थीटा को उधर ले जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये आई ओमेगा डी ओमेगा हो गया इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब देखो ये इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ओमेगा जो है वो 0 से लेके यहाँ पे जा रहा है, किसी कुछ ओमेगा निकालना है वो हमको, ठीक है। और थोड़ा इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा है तो इसमें ऐसे ही लिमिट लगाते हैं कि जो एक वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, तो जो हमको निकालना है वो तो ओमेगा हो गया, और जहाँ से शुरू हो रहा है वो 0 हो गई उसकी एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे जो थीटा की लिमिट लगेगी वो क्या होगी, 0 से 90 डिग्री या π/2, 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखो आई तो कांस्टेंट है जो भी है, इसको ऐसे कर लेंगे, आई और ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, और उस पर लिमिट लग जाएगी 0 से ओमेगा, आएगा वही घूम फिर के, क्योंकि लिमिट तो जब हम डालेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी, इक्वल टू एम बी तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का हो जाता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, इस पर लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, ठीक है। और यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे दोनों जगह पे, तो क्या आएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, और ये माइनस एम बी यहाँ पे रखेंगे हम लिमिट, तो ऐसे रखते हैं कि ऊपर वाली लिमिट रखते हैं थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा कॉस π/2 0 माइनस कॉस 0 रखेंगे तो वो तो 1 होता है, तो 1 हो गया
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m इंटू बी। तो ओमेगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 को उधर ले जाएंगे, आई को नीचे ले जाएंगे, तो एम बी 2 एम बी अपॉन आई का रूट, ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, रूट 2m कितना है, m निकाला था हमने ऊपर वो 10, और b कितना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया था इसने, 2 लगाया था, अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.1। तो 0.1 ये सब कैलकुलेट करके हमारा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, ओमेगा को पूछा था उसने। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और तो इसमें कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4.12 देखते हैं, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट देखते हैं, ए अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप in such a manner that the loop turns around itself, that is turns about the vertical axis। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक लूप पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सपोज टेबल के ऊपर एक लूप रखा हुआ है, ऐसे समझ लेते हैं ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, चलो ठीक है मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, आई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ हो जाएगी जो सेंटर पे है, एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि क्या हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं यूनिफॉर्म, जिससे कि लूप घूमने लग जाए, टर्न्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब ये वाला, हॉरिजॉन्टल ये प्लेन पे रखा है मतलब टेबल के ऊपर रखा, तो वर्टिकल एक्सिस कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, यही वाली, ये जो अंदर जा रही है इसके अबाउट घूम जाएगा। ये लूप क्या ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे, अब देखो ये ऐसे नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता, क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है m क्रॉस b। ठीक है, तो मतलब जो टॉर्क होगा, अब हमें पता है कि जैसे सी वेक्टर इक्वल टू a क्रॉस b, अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो a और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो c वेक्टर आएगा, तो c वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a एंड b। ये हमको पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। ऐसे ही जो टॉर्क है, टॉर्क जो वेक्टर होगा वो m और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो तुम कुछ भी कर लो, देखो अब ऐसे घूम रहा है अगर ये लूप, तो टॉर्क आना चाहिए हमारा कैसा, इसको वर्टिकल एक्सिस के वर्टिकल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। अगर लूप ऐसा घूम रहा है, ये 11 का थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर लूप घूम रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो फिर हमारा जो टॉर्क होना चाहिए वो आना चाहिए वर्टिकल एक्सिस, ये जो हमने क्रॉस बना रखा है इसी डायरेक्शन में। लेकिन इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक मोमेंट है ऑलरेडी, मैग्नेटिक मोमेंट तो इसी डायरेक्शन में है, और हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो टॉर्क होता है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू m वेक्टर, एंड टॉर्क इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। चलो b तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो तो चलो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे m वेक्टर को तो चेंज नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोमेंट तो अंदर की तरफ ही है, और अगर लूप को घुमाना है हमें ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क भी हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है m और b का, और टॉर्क जो है वो m के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इज इट नॉट पॉसिबल, ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। बस खत्म, यही बात है। अब दूसरा देख लेते हैं, देखो बी पार्ट, इसमें बोल रहा है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा 0 होता है, तो यहाँ पे भी वही कहानी है
कि जब थीटा ज़ीरो हो जाएगा मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके बीच में एंगल ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा, मतलब फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क तो ज़ीरो होना चाहिए, टॉर्क तो ज़ीरो है, तो वो कब होता है? थीटा ज़ीरो पे भी हो सकता है, थीटा 180 पे भी हो सकता है। लेकिन हमने जैसे उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि थीटा ज़ीरो होगा तो स्टेबल होगा, तो यहाँ पे भी थीटा ज़ीरो होना चाहिए, 0 डिग्री। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। ये बात है, तो ये हो गया हमारा। इसके इसी केस में वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और क्या पूछा देखते हैं। अच्छा, शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड प्लस फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप इज मैक्सिमम। तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि एक जो है लूप है ये, ठीक है। तो अब मैं मान लेते हैं कि ये अंदर की तरफ है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। तो ऐसे मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब एक तो एक्सटर्नल फील्ड है, वो एक्सटर्नल फील्ड कैसे होगी? वो ऐसे ही होगी, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि हमने ये बोला है कि भाई जो m वेक्टर है और b एक्सटर्नल वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा ज़ीरो, तो फिर अगर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है तो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं b एक्सटर्नल, वो भी अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक। अब एक तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी जो बाहर से लगा रहे हैं एक्सटर्नल वाली, और एक इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी। खुद की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? वो भी तो अंदर होगी। इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से बता देता हूँ। ये तो यहाँ पे जो खुद की उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी अंदर हो जाएगी। तो ये बी उसकी खुद की है, बी ऑफ सपोज ये कर लो लूप या कॉयल, लूप कर दो, एक मिनट, बी ऑफ कॉयल, ठीक है। तो अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो जो फ्लक्स होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में, जो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसने क्या बोला था? इसने शो दैट, अच्छा शो करना तो हो गया, तो शो कि भाई दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा पार्ट था? तीसरा ना? नहीं, ये बी चल रहा है। तो बोथ द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं, बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स बी ऑफ कॉयल एंड बी एक्सटर्नल आर इन सेम डायरेक्शन। Hence flux will be maximum। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर अब देखते हैं और क्या पूछ रहा है। ये हो गया, अब सी पार्ट देखते हैं। अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल वाई डज इट चेंज टू ए सर्कुलर शेप। अब देखो उसने खुद ही बोल दिया कि सर्कुलर शेप बन जाएगी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक फ्लेक्सिबल, सपोज ऐसा कुछ करके फ्लेक्सिबल, सपोज वायर है कुछ, ठीक है, उसमें करंट दौड़ रहा है, करंट ऐसे मान लो, चलो ऐसे जा रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि ये धीरे धीरे ना सर्कुलर बन जाएगी, ऐसे करके ये सर्कुलर बन जाएगी अगर हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो सपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे लगा दी?
कैसे लगाइए इसने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये लो। तो हम क्या करते हैं इसमें, ऐसे मान लेते हैं अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ ले लेते हैं। चलो बाहर की तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि चारों तरफ हमने बाहर लिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरे में, एक मिनट यार, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है ऐसे करके। अब देखो, अब छोटा सा कोई पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, छोटा सी लेंथ, ठीक है, DL मान लेते हैं। तो इसका, इसके अंदर करंट तो इस तरफ जा रहा है, किस तरफ, इस तरफ, टेंजेंट जो भी है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो अब इस छोटे से पोर्शन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस छोटे से पोर्शन पे फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I L क्रॉस B। तो जो भी मैग्नीट्यूड तो कुछ भी होगा, लेकिन ये I L क्रॉस B लगेगा किधर, L क्रॉस B, L की तरफ उंगलियां करो और B राइट हैंड की उंगलियां L की तरफ करो और B की तरफ घुमा दो, तो आपका अंगूठा जो आएगा इधर शो करेगा इस तरफ, ये लगेगा फोर्स। ठीक है, तो ऐसे ही एक छोटा सा पार्ट यहाँ ले लो, तो इसके अंदर भी जो करंट है वो इधर जा रहा है, तो इस पे L क्रॉस B निकालोगे तो इस पर फोर्स आएगा इधर। ऐसे यहाँ पे ले लोगे तो इस पर फोर्स आएगा इधर, इसे ऐसे ले लो, इस पे फोर्स आएगा। ऐसे करके कितने भी एलिमेंट ले लो, सब पे फोर्स, सब पे ऐसे ही फोर्स आएगा। अब सोचो कि तुम ऐसा सोचो कि लूप को इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हर पॉइंट पे लग रहा है ऐसे बाहर की तरफ, तो ये खींचते खींचते क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे लग रहा है, ऐसे नहीं कि जितने मैंने बनाया उतने लग रहे हैं, हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे ऐसे ही फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो ये सारे फोर्स क्या करेंगे, इसको एक सर्कुलर शेप दे देंगे, तो फाइनली ये सर्कुलर शेप में बन जाएगा। तो यही बोला उसने कि क्यों बन जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगेगा, जो कि फोर्स सारे एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगेंगे, और वो फोर्स क्या करेंगे, इसको खींच के बाहर ले जाएंगे। बाहर मतलब जितना उसको फैला सकते हैं, तो फैला कितना सकते हैं, सर्कुलर ही बना सकते हैं। तो इसीलिए इस पे ये जो इर्रेगुलर शेप है ये बन जाएगी सर्कुलर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज़ 4.7 आपके लिए, आप उसको करिए, और इसका फिर सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।